जब किसी की शादी होती है तो शादी के बाद क्या होता है? मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक लड़की की नई गृहस्थी बनती है और अगर वो लड़की चाहे तो अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चला सकती है, नहीं तो वो अपनी गृहस्थी को उजाड़ कर भी रख देती है। ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें महिलाएं अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए दिन रात एक कर देती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि अपनी गृहस्थी को चलाना ही नहीं चाहती, जैसे कि वो धक्के से चला रही हैं या फिर उसके पेरेंट्स ने उसे धक्के से किसी और के साथ बांध दिया, वो प्यार किसी और के साथ करती हैं। लेकिन वो कपल क्या करता है? वो लड़की अपने आप को समझाने की कोशिश करती है, कोई बात नहीं, अब जो है मेरा पति, मेरा परमेश्वर, जो भी कुछ है अब यही है, मुझे इसी के साथ ही अपनी जिंदगी बितानी है। और वो ऐसे ही टाइम बीतने के साथ साथ वो अपनी कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करके वो उसी के साथ अपनी जिंदगी को खुशियों से भरने में लग जाती है। लेकिन जो मैं आज का केस लेकर आया हूं, यहां पर तो बिल्कुल ही अलग हो गया। अब यहां ये नहीं पता चला कि ये शादी जबरदस्ती करवाई गई थी या फिर लड़की ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी, लेकिन हां, यहां पर शादी जरूर हुई थी। लेकिन शादी के 15 दिन बाद ये लड़की सीधा अपने आशिक के पास जाती है। वहां पर ये दोनों गले लगते हैं और गले लगकर बहुत बुरे तरीके से रोने लगते हैं। और उसके बाद इस लड़की ने अपने आशिक को कुछ ऐसा कहा जो कि यहां एक स्टोरी तैयार हो गई। 2 परिवार उजड़ गए और तीसरे परिवार का लड़का भी अब अंदर है। जो भी कुछ था, यहां बहुत ही ड्रामेटिक सीन होने वाला था। तो चलिए जानते हैं डिटेल से आज की इस पूरी कहानी के बारे में कि आखिरकार यहां हुआ क्या था, किस वजह से, किस कारण और क्यों आज की ये नई स्टोरी तैयार हुई। ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला उरैया का एक थाना लगता है बेला। बेला के पास एक ढाबा है और ढाबे के पास एक हाइड्रा मशीन पड़ी हुई थी। और ये हाइड्रा मशीन जैसे कि कोई भारी चीज वगैरह कहीं फंस जाती है तो उसे हटाने में, निकालने में, उठाने में मदद वगैरह से इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पर ही एक बाइक से 2 लड़के आते हैं। वो इधर उधर ऐसे ही घूम रहे थे, उस हाइड्रा मशीन के पास आकर खड़े हो गए। वहां इंतजार करने लगे कि इस हाइड्रा मशीन को चलाने वाला कोई शख्स मिल जाए तो उससे ये अपने दिल की, मन की बात कह सकेंगे। इसी बीच जो ड्राइवर था, ड्राइवर वहां पर आकर पूछता है कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, तुम लोग यहाँ क्या देख रहे हो? तो वो लोग कहने लगे, यहीं पर पास ही में कुछ दूरी पर एक नहर है और नहर में हमारी कार गिर गई है, तो क्या आप हमारी कार को निकलवाने में मदद करेंगे? उस हाइड्रा मशीन चलाने वाले ड्राइवर ने कहा कि हमारा तो यही काम है, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत वो बैठा, गाड़ी को उसने स्टार्ट किया, उस मशीन को। वहां से जब उसने चलने की कोशिश की, जो बाइक सवार थे उन्होंने कहा ये पास में ही तो है, तो चलिए पहले जाकर लोकेशन देख लीजिए, क्या तुम्हारी ये हाइड्रा मशीन उस कार को वहां से निकाल पाएगी भी या नहीं, इसलिए पहले आप लोग जाकर देख लीजिए। देखने के बाद जो भी आपके पैसे हों मुझे पैसे बता देना। ड्राइवर को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इतने साफ सुथरी बात करने वाले आजकल कौन मिलते हैं, ऐसे कस्टमर्स तो मुझे डेली मिलने चाहिए। जैसे जो भी ये बात थी, ड्राइवर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। यहां से करीब 7 किलोमीटर दूर जाकर एक जगह लगती है पलिया, और पलिया के पास एक पटना नहर है। वहीं नहर में एक कार गिरी हुई बताई जाती है। लेकिन ये जैसे ही वो ड्राइवर आगे आगे चल रहा था और दोनों बाइक सवार उसके पीछे पीछे चल रहे थे, ये एक गेहूं के खेत से होकर जा ही रहे थे और वहीं पर अचानक एक गोली चलती है। वो गोली चली, हाइड्रा मशीन चलाने वाले उस ड्राइवर के कनपट्टी पर जाकर वो गोली लगती है। वो वहीं पर गिर चुका था। वहां कंडीशन ये थी कि वो ड्राइवर हैंड टू हैंड तो मरता नहीं, लेकिन उसकी चीखों को सुनने के बाद वो दोनों बाइक सवार जो थे, गोली चलाने के बाद वहां से भाग जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते तक नहीं जिसे वो मारने के लिए आए थे वो मरा भी है या फिर नहीं। अब आखिरकार वो भाग रहे हैं। भागते भागते वो लोग बहुत दूर निकल चुके थे। वो लड़का जिंदगी जीने के लिए तड़प रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वहीं पास ही में कुछ लोग गुजर रहे थे। राहगीरों ने कहा कि हमने कुछ चीखने की आवाज सुनी, तो वहीं पर ही
उन राहगीरों ने बहुत जोर जोर से चीख कर चिल्लाकर जो आसपास के गांव के लोग थे उन्हें मौके पर बुलाया गया। तुरंत ये सूचना पुलिस वालों को दी गई और वहीं पास ही के पुलिस थाने के पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंचे। जो वहां पर एक लड़का बहुत ही घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 24 साल के आसपास की थी। उसे उठाया गया। उसे उठाने के बाद वहां पास ही में एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहां एडमिट करवाकर पुलिस वाले अभी बाहर निकले ही थे, उस लड़के के फोन पर एक फोन आता है। उधर से पूछा गया कि आप कौन बोल रहे हैं। इधर से बताया गया कि मैं एक पुलिस वाला बात कर रहा हूं, आप कौन बोल रहे हैं। तो सामने वाला पुलिस वालों की बात सुनने के बाद घबरा चुका था। उसने कहा कि मैं इस लड़के का बड़ा भाई बात कर रहा हूं, मेरा नाम संदीप यादव है, मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का, थाना भोगांव है, वहीं पर एक गांव लगता है नंगला दीपा, मैं वहां का रहने वाला हूं। आप बताइए कि मेरे भाई का फोन आपके पास कैसे पहुंचा। उसने कहा कि आपका भाई गंभीर रूप से घायल हो चुका है, उसकी हालत ज्यादा खराब है और ऐसे ऐसे वो इस हॉस्पिटल में भर्ती है, आप जल्दी पहुंच जाइए। परिवार वालों को जैसे पता चला, परिवार वाले तुरंत वहां पहुंचे। पुलिस वालों के सामने रोते हुए बताने लगे, जिला कन्नौज के पास ही एक शाहनगर है, वहीं पर एक पुल का निर्माण हो रहा था, वहीं पर ही एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला था। 19 मार्च 2025 को यह हाउस प्रोजेक्ट को करने के लिए गया हुआ था। जैसे ही मैंने दोपहर को लगभग 1:30 बजे के आसपास इससे बातचीत करनी चाहिए, तो इसने कहा कि मैं ढाबे पर कुछ खाना वाना खाने के लिए रुका हुआ हूं, लेकिन यहां पर 2 बाइक पर लड़के आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कार खाई में गिर चुकी है, जैसे ही कार खाई से निकालकर मैं बाहर आऊंगा तो सीधा मैं घर पहुंच जाऊंगा। अब ये वाली बात जो इसके भाई ने इसे बताई तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपना काम करो, उसके बाद तुम आराम से घर आ जाना। जैसे ही थोड़ी देर बाद ये सूचना मिली तो घर वालों के तो होश ही उड़ चुके थे। उसके बाद मौके पर पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचा गया तो वहां हॉस्पिटल वाले ये कहने लगे कि हालत बहुत गंभीर है, इसे हायर मेडिकल सेंटर में रेफर किया जाता है, चांसेस बहुत कम है। वहां से सीधा दूसरी जगह लेकर गए, वहां भी कहा कि हालत बहुत खराब है। उसके बाद ग्वालियर ले जाया गया, ग्वालियर वालों ने भी कहा कि हालत ज्यादा खराब है, उसे आगे आगरा रेफर कर दिया गया। आगरा वालों ने भी ये कहा हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इसे आप और आगे लेकर जाइए। और आगे ले जाने के बाद चिचोली मेडिकल स्टोर ले जाया गया, वहां कॉलेज था, उस कॉलेज में भर्ती करवाया गया। एक तरफ ये इलाज चल रहा था, दूसरी तरफ पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। आखिरकार 1-2 दिन का टाइम बीता, लगभग 3 दिन उसने अपनी जिंदगी को लड़ा। उसके बाद वो 3 दिन बाद इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। 21 मार्च 2025 को इस लड़के की मौत हो चुकी थी। नाम इसका दिलीप था। दिलीप की मौत जब हुई तब घर वाले भी परेशान हो चुके थे, सभी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला कि किसी ने बहुत नजदीक से सटाकर गोली मारी है, इसकी वजह से इसकी मौत हुई है। पहले तो शुरुआत में अलग अलग तरह से अंदाजे लगाए जा रहे थे कि चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई और बात है, लेकिन यहाँ पर तो उसे गोली मारी गई थी। क्यों मारी, किसने मारी, बहुत सवाल थे। उन सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस वाले लग चुके थे। 7 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे, उन सीसीटीवी कैमरास को बड़ी बारीकी से खंगाला गया। तब पता चला बाइक पर सवार होकर जो 2 लड़के वहां आए थे, उन लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी, जिस पर लगभग 10 से ज्यादा मुकदमे चल रहे थे और वो हिस्ट्री शीटर था। अभी तो वो जेल से छूट कर आया था और जेल से छूट कर आने के बाद वो इधर उधर कहीं निकल गया, फिर उसे ये काम मिला। आखिरकार पुलिस वालों ने जब थोड़े दिनों बाद उसे गिरफ्तार किया, उसके बाद उससे पूछा गया कि तुम बाइक पर वहां क्या करने आए थे, तुम अपने दोस्त को वहां क्यों लेकर गए थे और तुमने उसे क्यों मारा, तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी। उससे सख्ताई से पूछताछ करने पर वो इधर उधर की बातें गोलमोल घुमा रहा था। पुलिस वालों ने अपने तरीके से सख्ती से पेश आए। तब रामजी नागर उर्फ चौधरी थोड़ी देर में बोलने लगा और कहा कि एक लड़का मेरे पास आया था। पुलिस उस लड़के के पास गई, उससे पूछा गया कि तुम्हारा क्या मतलब था गोली चलवाने में, क्यों तुम उसे मरवाना चाहते थे। उसने कहा कि साहब उसका कोई कसूर नहीं है, एक लड़का है जो उसका खास दोस्त है, उसका नाम है अनुराग यादव उर्फ मनोज यादव, जो कि गांव सियापुर का रहने वाला है, जिला उसका औरैया। पुलिस वाले अब इसकी तलाश में जुट चुके थे। आखिरकार अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे भी सख्ताई से पूछताछ की गई, पुलिस अपने तरीके से जब पूछ रही थी तो थोड़ी देर में वो भी सब कुछ बकने लगा। उसने कहा कि उसी के गांव की एक लड़की है प्रगति यादव, उस लड़की का नाम है, जो कि उसके घर से करीबन 500 मीटर की दूरी पर रहती है। उस लड़की का नाम जैसे सामने आया और ये
नाम जब लड़के के परिवार वालों को पता चले तब वाकई लोग तो कई बेहोश होकर गिर चुके थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बात ही ऐसी थी, क्योंकि यहाँ पर इस प्रगति की उस लड़के के साथ 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। प्रगति का गांव सियापुर, इसका जिला फफून औरैया जिला लगता है। वहीं उसकी बड़ी बहन का नाम पारुल, उसकी बहन की शादी मैनपुरी के थाना भोगांव के मंगलादीपा के संदीप यादव से हुई थी। संदीप यादव से शादी होने के बाद कुछ दिन बाद ऐसे ही बातचीत शुरू हुई और पता चला संदीप के ही छोटे भाई दिलीप यादव से उसकी शादी की बात तय हो चुकी थी। 5 मार्च 2025 को बारात आई। बारात में उसे दुल्हन बनाकर अपने साथ वो ले गए। 6 तारीख को ये सीधा अपने ससुराल पहुंची। ससुराल जाने के बाद जो भी इनके रीति रिवाज थे, जो भी अपने इनके काम थे, घर की जो मुंह दिखाई थी, उसके बाद जो गीत वगैरह गाए जाते हैं, जो पूरा घर परिवार सब खुश थे। और यहाँ ये करोड़पति फैमिली थी। बताया जाता है कि इनके घर में हाइड्रा और क्रेन जो मशीन है, 20 से ज्यादा मशीनें इनके पास मौजूद हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। अच्छी खासी प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। लेकिन यह भी पता चल रहा है कि जो संदीप है वो इसकी फैमिली का भाई है और इसकी शादी हुई प्रगति यादव से। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि प्रगति यादव से शादी हो जाने के बाद 4 साल से उसका उसी के ही गांव का एक लड़का है अनुराग यादव, उसी के साथ इसका अफेयर चल रहा है। उसी से ही इसका अफेयर चल रहा है और उससे शादी करने के लिए वो बेपनाह उससे मोहब्बत कर रही है। इतनी मोहब्बत कर रही थी कि वो अपने हाथों की नस भी काट लेती है कि घर वाले उसकी शादी के लिए उससे तैयार ही नहीं होते, क्योंकि जो उसका काम, उसका वर्क, वो ट्रैक्टर पर ड्राइविंग का काम करता था, मजदूरी करता था। घर वालों को वो रिश्ता पसंद नहीं आया तो घर वालों ने जोर जबरदस्ती की और उसकी शादी दिलीप यादव से करवा दी गई और वो तैयार भी हो गई। और जब वो तैयार हुई तो ये पता चला कि अनुराग यादव ने कहा कि तुम तो कहती थी कि मेरे बिना तुम जियोगी नहीं, मरोगी नहीं, सब कुछ मैं हूं और सब कुछ तुमने कस्में वादे सब कुछ किया था, अब तुम ऐसे कैसे धोखा दे सकती हो। उसने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक प्लान है, वो बहुत बेहतरीन प्लान है जिससे तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी और मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। वो कहने लगी कि शादी मैं अपने बहन के देवर से कर लूंगी और उसके बाद उसका कत्ल कर देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, घर वालों को कोई लड़का मिलेगा नहीं, मिलेगा तो आसानी से कोई तैयार नहीं होगा और तैयार हो गया तो मैं तैयार नहीं होंगी, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, बस तुमने उसका कत्ल करना है। उसके पास जो बहुत सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी भी अपनी हो जाएगी। जब अनुराग को ये बताया गया तो अनुराग ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा ये प्लान है। आखिरकार शादी तय हुई, सब कुछ हुआ, बारात गई और यहाँ दिलीप और प्रगति की शादी भी हो गई। यहाँ बारात आई और लड़की वहां अपने ससुराल में पहुंच गई। और जब ये अनुराग को ये सब कुछ बताया गया था और उस लड़की को वहां जाने के बाद मुंह दिखाई में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, ज्वेलरी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। 10 मार्च 2025 को ये शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई थी और जो भी पैसे वगैरह इसने इकट्ठे किए थे वो लाकर अपने प्रेमी को दे दिए। उसने कहा तुम इंतजाम करो, जितनी जल्दी हो सकता है ये काम कर दो, अभी काम हो जाएगा तो हम पुलिस वालों की नजरों में भी नहीं आएंगे। इसके लिए वो प्लानिंग करने लगे, चाहे वो YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखना हो, फिल्में देखनी हो, ताकि कहीं से कोई बेहतरीन आइडिया मिल सके। प्रेमी और प्रेमिका जो कि दुल्हन थी, जिसकी हाथों की मेहंदी का रंग अभी उतरा तक नहीं था, फीका भी नहीं हुआ था, वो प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद अनुराग यादव सीधा अपने एक दोस्त के पास पहुंचता है और उसे कहने लगा कि मुझे कुछ तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे एक ऐसा शूटर चाहिए जो किसी की हत्या कर सके। नाम सामने आया रामजी लाल का। वो अभी जेल से ही बाहर आया था, उसके ऊपर 10 मुकदमे पहले ही चल रहे थे और उसे फिक्स कर दिया गया। और ये प्लानिंग करने लगे कि हम व्हाट्सएप के जरिए बात करेंगे। जो व्हाट्सएप कॉल होती है उसकी ना तो कोई रिकॉर्डिंग होती है और ना ही वो कभी डाटा में शो होगा, तो हम ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे। दोनों लड़का लड़की वो अब ऐसे ही कांटेक्ट में रहने लगे। व्हाट्सएप कॉल के तरीके से वो अब एक दूसरे से बातचीत करने लगे। और इस लड़की ने फिर अपने पति से पूछा कि आप कहां पर हैं। उसने कहा कि मैं कन्नौज से निकलकर वापस आ रहा हूं। तो तुम परेशान क्यों हो, बताओ क्या बात है। उसने कहा नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। जैसे ही उस ढाबे का वो एड्रेस दिया गया, वो एड्रेस इस लड़की ने अपने प्रेमी अनुराग को दिया। उसने शूटर को ये एड्रेस दिया। शूटर बाइक लेकर वहां पहुंच चुका था और इस हिसाब से इन्होंने कत्ल कर दिया, एक हत्या कर दी। लेकिन
कहा जाता है ना कि कोई भी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपना कितना भी दिमाग क्यों ना दौड़ा ले, वो आखिरकार एंड में पकड़ा ही जाता है। लेकिन यहाँ आप खुद देखिए कि कैसे एक लड़की ने अपनी 15 दिन बने पति को, 15 दिन पहले शादी हुई थी, उसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी तक उतरा नहीं था, फीका भी नहीं हुआ था, और उसने अपना ही पति मरवा दिया किसी और से शादी करने के चक्कर में। पहले भी ऐसे 2 केसेस आ चुके हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बताने की तो जरूरत है नहीं। तो ये थी पूरी कहानी एक कपल की और एक प्रेमी की। आप लोगों की इस स्टोरी के बारे में क्या राय है, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप आज नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट माला काटवाल को, कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।